हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल देवदासी का दूसरा भाग। आकाश की ऊंचाइयों से गिरते तीर की भांति वो विमान नीचे हुआ और कुछ ही मिनटों में रनवे पर उतरता चला गया। यात्री उतरकर एयरपोर्ट की इमारत की तरफ छोटी सी खूबसूरत बस में बैठकर पहुंचे और एयरपोर्ट के अधिकारियों से निपटकर बारी बारी बाहर की तरफ जाने लगे। उसमें मोना चौधरी भी थी। वो भी बाहर निकली और टैक्सी में सवार होकर चल पड़ी। उसने जीन्स की पैंट और कमर तक आती सफ़ेद रंग की कमीज़ नुमा टॉप पहन रखा था। उसके कंधे तक लहराते बाल, आंखों पर लगा चश्मा उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। हाथ में लेडीज़ हैंडबैग साइज़ का ब्रीफकेस नुमा बैग था। करीब 1 घंटे बाद टैक्सी भीड़ भरे बाजार में रुकी। दिन के 12 बज रहे थे। टैक्सी ड्राइवर को किराया चुकाकर वो दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकली और हैंडबैग थामे सामने नजर आ रहा ज्वेलर्स शोरूम की तरफ बढ़ी। यह गलियारा था दुकानों का। ढेरों लोग आ जा रहे थे। छुट्टी का दिन होने की वजह के कारण आज भीड़ भी ज़्यादा थी। मोना चौधरी ज्वेलर्स शोरूम के दरवाजे से 8-10 कदम दूर थी कि एक तरफ से आते 20 बरस के लड़के ने मोना चौधरी के हैंडबैग को बाज की भांति झपट्टा मारा और भीड़ को चीरता हुआ भाग खड़ा हुआ। मोना चौधरी 2 पलों के लिए तो स्तब्ध रह गई। अगले ही पल वो चीखती हुई उसके पीछे दौड़ी। ए रुको, मेरा बैग! लोगों का ध्यान उस तरफ हुआ। दोनों गलियारे की भीड़ को चीरते हुए एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे थे। क्या हुआ की आवाज़ें मोना चौधरी के कानों में पड़ रही थी। हैंडबैग लेकर भागता वो मोना चौधरी से 15 कदम आगे था कि एकाएक उसने वो रास्ता छोड़ा और गलियारे से निकलकर सड़क पर आ गया। मोना चौधरी भी सड़क पर आ गई। सड़क से वाहन आ जा रहे थे। वो युवक सड़क पार करता दूसरी तरफ दौड़ा। मोना चौधरी भी सड़क पार करती दौड़ी। सड़क से निकलते वाहनों ने ब्रेकें लगाई। कुछ कारों से मोना चौधरी ने अपना बचाव किया और सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई। उस लड़के ने जो ही सड़क पार की कि ठिठक गया। सामने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगा एक हवलदार खड़ा था जो कि उसे ही घूर रहा था। पुलिस वाले को देखकर वो सकपका गया। भागने को हुआ। रुक वरना गोली मार दूंगा। हवलदार ने कमर पर लटक रहे हॉलेस्टर की तरफ हाथ बढ़ाया। वो उसी पर ठिठक गया। भागने का ख्याल छोड़ दिया। इधर आ, हवलदार ने कड़वे स्वर में कहा। घबराया सा युवक उसके पास आ गया। रह रहकर वो सूखे ऑटो पर जीप फेर रहा था। हरामी की औलाद, हवलदार गुर्राया। पर्स लेकर भागता है। युवक के होंठ हिले। कहा कुछ नहीं। हवलदार ने हाथ आगे बढ़ाकर उससे हैंडबैग लिया। क्या है इसमें? हवलदार ने उसी लहजे में कहा। पता नहीं। पता नहीं? ससुरी का। बेशक खाली हो, साला दौड़े जा रहा है। खड़ा रहे यहीं, कहकर हवलदार हैंडबैग खोलने लगा कि उसे लॉक पाकर ठिठक गया। वहाँ नन्ही सी चाबी का की होल दिखा। तब तक 2-4 लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। उसी पल मोना चौधरी पास पहुंची और गहरी गहरी सांसें लेती कह उठी, मेहरबानी आपकी जो आपने इसे पकड़ लिया। ये मेरा हैंडबैग लेकर भाग रहा था। हमारा तो काम ही है ऐसे लोगों को पकड़ना। हवलदार ने मोना चौधरी को देखकर कहा। यह आपका है? जी हाँ। मोना चौधरी मुस्कुराई। इस बात का क्या सबूत है कि यह आपका है? हवलदार ने हैंडबैग थपथपाया। क्या मतलब? मतलब क्या, सीधी सी बात है। कोई भी औरत लड़की कह सकती है कि ये उसका है, तो क्या मैं उसे दे दूंगा? पुलिस को सबसे पहले इस बात की तसल्ली करनी पड़ती है कि चीज़ किसकी है। ये कोई मामूली केस नहीं है। अब आप कहेंगी कि इसमें लिपस्टिक है, रुमाल है, मोबाइल फ़ोन है, 500-700 रुपया भी होगा। ये सब चीज़ तो हर औरत के हैंडबैग में होती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। हवलदार ने रौब भरे स्वर में कहा और हाथ में दबे हैंडबैग को थपथपाया। जिसे पकड़ा है वो बता देगा कि इसने मेरे से छीना है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। हवलदार ने तीखी निगाहों से उस युवक को देखा। क्यों बे, ये तूने इन्हीं मैडम से छीना था या किसी दूसरी मैडम से? ठीक ठीक बताइए वरना। हवा का रुख देखकर वो युवक कह उठा। मुझे क्या पता कि मैंने कौन सी मैडम से छीना था। मेरी नज़र तो हैंडबैग पर थी। हवलदार ने टेढ़ी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। सुना मैडम, ये क्या कहता है? सुना। मोना चौधरी मुस्कुराई। ये वही कह रहा है जो तुम सुनना चाहते हो। हवलदार की आंखें सुकड़ी। उसने मोना चौधरी को घूरा। क्या मतलब? मेरा पर्स मुझे दो और कहीं चाय पीनी हो तो बोलो, आराम से चाय पीते और बात भी कर लेंगे। वहाँ 20-25 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सब उनकी बातें सुन रहे थे। मोना चौधरी के शब्दों पर हवलदार बेइज्जती महसूस करके क्या उठा। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? मैं समझ गया कि ये पर्स तुम्हारा नहीं है। तुम मुझे चाय पिलाने के बहाने अकेले में ले जाकर अपने आप को मेरे हवाले करने को कह रही हो। तुम ठीक लड़की नहीं हो। कहाँ रहती हो? क्या काम करती हो? इस इलाके में क्या कर रही थी? पहले तुम किस किस दफ़ा में बंद हो चुकी हो? तभी भीड़ के पास पुलिस जिप्सी आकर रुकी। 4 पुलिस वाले भीतर बैठे थे। वीरेन, क्या हुआ? जिप्सी में बैठे पुलिस वाले ने पूछा। अच्छे वक्त पर पहुँचे, इन्हें थाने ले चलो।
झपटमारी का केस है, लेकिन मामला ठीक नहीं लगता मुझे। जिसका हैंडबैग छीना गया है, मेरा मतलब कि ये लड़की मुझे संदिग्ध लग रही है। इसके बात करने का ढंग ठीक नहीं है। मुझे अकेले में चाय पिलाने को कह रही है। इस लड़की की पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। थाने जा रहे हो क्या? नहीं, अभी नहीं भी जा रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, पास ही थाना है, छोड़ देंगे इन्हें। जिप्सी में बैठे दूसरे पुलिस वाले ने कहा। ले आए ना इधर, बिठा दे जिप्सी में। उसने मोना चौधरी को घूरा। चलो। क्यों? मोना चौधरी ने उसे घूरा। थाने में खाना पूरी करनी है। हवलदार उखड़े सर में बोला। हैंडबैग ऐसे ही वापस नहीं मिलेगा। पहले झपटमारी की रिपोर्ट लिखवानी होगी, उसके बाद उसके बाद छानबीन होगी, फिर झपटमार को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की मुस्तैदी भी तो दिखानी है। पुलिस वालों को बहुत काम होते हैं। देखना मैडम, थाने में हम आपको चाय पिलाएंगे। मोना चौधरी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। कोई भी पुलिस वाला उसे मोना चौधरी के रूप में पहचान गया तो उसका बच पाना कठिन हो जाएगा। आगे पीछे के सारे मामले खोल लिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी और उसके पास रिवॉल्वर भी नहीं था, जबकि सामने खड़े हवलदार के पास रिवॉल्वर था। मोटरसाइकिल तैयार थी। पास ही जिप्सी में 4 पुलिस वाले थे और वे हथियारबंद थे। भागना खतरनाक था। चलो मैडम, हवलदार ने सख्त स्वर में कहा। मुझे कलाई ना पकड़नी पड़े तुम्हारी, फिर बाद में कहोगी मैंने छेड़खानी की है। बेहतर है चुपचाप पुलिस गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी करो। उसकी बात मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली और जिप्सी की तरफ बढ़ गई। चल बे, तू खड़ा खड़ा क्या मुँह देख रहा है? बैठ गाड़ी में, पीछे पीछे आ रहा हूँ मैं। थाने में तेरे से भी बात करूँगा। साहब जी, झपटमार धीमे स्वर में बोला। मैं रघु का आदमी थाने में बात करूँगा। हवलदार गुस्से से बोला, फिर धीमे स्वर में बोला। इधर लोग हैं, बाकी बात वहीं होगी। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह, यही नेम पट्टी लगी थी उसकी वर्दी की कमीज़ पर। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह थाने में अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा सोचों में लग रहा था। उंगलियों में सुलगती सिगरेट फंसी थी। सामने एक फाइल खुली पड़ी थी, परंतु उस पर ध्यान ही नहीं था। तभी बाहर से शोर पड़ने चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसकी सोचें टूटी। टेबल के नीचे लगे बेल स्विच पर उसने उंगली रखी तो बाहर बेल बजते ही चपरासी दरवाज़ा खोलकर भीतर आया। बाहर क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने पूछा। साहब जी, हवलदार वीरेंद्र झपटमारी का केस लाया है। औरत का पर्स छीन का भाग रहा लड़का रंगे हाथों पकड़ लिया वीरेंद्र ने। पर्स वाली युवती और छोकरे को यहाँ ले आया है। युवती पर्स वापस मांग रही है और हवलदार वीरेंद्र आनाकानी करता हुआ उससे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है। चपरासी ने धीमे स्वर में कहा। उन सबको यहाँ भेजो। चपरासी तुरंत पलटकर बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद ही हवलदार वीरेंद्र मोना चौधरी और पर्स लेकर भागने वाले लड़के के साथ भीतर आया। लड़का तो दरवाजे के पास ही रुक गया था। हवलदार और मोना चौधरी टेबल के पास पहुंचे। सर, हवलदार वीरेंद्र ने कहना चाहा। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने उसकी तरफ ध्यान न देकर मोना चौधरी से कहा। बैठिए मैडम। थैंक्स, मोना चौधरी ने कहा और कुर्सी पर आ बैठी। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह की नज़र मोना चौधरी पर टिक चुकी थी। सर, हवलदार वीरेंद्र के चेहरे पर बेचैनी उभरी। कहते रहो। लोकनाथ सिंह ने कष्ट लिया। वो मोना चौधरी को ही देख रहा था। मोना चौधरी ने असुविधा महसूस करते हुए पहलू बदला। ये छोकरा हैंडबैग झपट कर भाग रहा था। हवलदार वीरेंद्र ने हैंडबैग टेबल पर रखा। मैंने पकड़ लिया। पीछे से ये मैडम मेरे पास आई और पर्स लेने को कहने लगी। मैंने कहा क्या सबूत है पर्स आपका? तो मुझे अकेले में चलने को कहा कि चाय पियेंगे। ये मुझे ठीक नहीं लगती। मैं इनकी छानबीन करूंगा कि यह पर्स किसका है। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने मोना चौधरी से नज़र हटाकर हवलदार वीरेंद्र को देखा। जी हवलदार इस सवाल पर अचकचाया। मैंने पूछा है कि यह पर्स किसका है। ये इन्हीं मैडम का है। हवलदार वीरेंद्र हिचकिचाकर बोला। पक्का? जी। तो फिर इन्हें दे दो। झपटमार के खिलाफ जो रिपोर्ट तैयार करनी है करो। जी। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने मुस्कुराकर मोना चौधरी से कहा। मैडम, आप अपना हैंडबैग लीजिए और चेक कर लीजिए कि कोई चीज़ कम तो नहीं। थैंक्स। मोना चौधरी ने टेबल पर रखा हैंडबैग उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह उठा और हवलदार वीरेंद्र से बोला। होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालो, दरवाजे पर खड़े हो जाओ। जो भी बाहर निकलने की कोशिश करे उसे गोली मार देना। हवलदार वीरेंद्र के चेहरे पर उलझन उभरी। उसने उसी पल रिवॉल्वर निकाल ली। वो समझ नहीं पा रहा था कि इंस्पेक्टर साहब कहना क्या चाहते हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, लोकनाथ सिंह बाहर निकल गया। हवलदार वीरेंद्र ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को देखा, फिर दरवाजे के पास खड़े झपटमार से कहा। चल उधर जाकर बैठ जा जल्दी। वो घबराया सा उधर ही जाकर बैठ गए। हवलदार वीरेंद्र दरवाजे के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। चेहरे पर भारी उलझन थी कि इंस्पेक्टर साहब उसे रिवॉल्वर पकड़कर खड़ा होने को क्यों कहेगा। बोले कि जो भी बाहर निकलने की कोशिश करे उसे गोली मार दो। भला यहाँ है ही कौन? ये झपटमार और ये युवती। हैंडबैग के भीतर सरसरी नज़र मारते हुए मोना चौधरी उठी। इंस्पेक्टर साहब को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। मोना चौधरी दरवाजे की तरफ बढ़ती बोली। मैं वहीं रुक जाओ।
हवलदार वीरेन ने रिवॉल्वर उसकी तरफ कर दी। आगे मत बढ़ना। क्या मतलब? मोना चौधरी ठिठकी, आंखें सिकुड़ गईं। तुम? मुझे इंस्पेक्टर साहब कहकर गए हैं कि यहाँ से जो भी बाहर निकलने की कोशिश करे उसे गोली मार दूँ, और तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। चुपचाप बैठो। पागल तो नहीं हो गए तुम? मैं? खामोश। हवलदार वीरेन ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। बैठ जाओ वरना। मोना चौधरी समझ नहीं पाई कि क्या करे, क्या कहे। तभी इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने भीतर प्रवेश किया कि ठिठक गया। ये क्या कर रहे हो? वो हवलदार से बोला। साहब जी, आपने ही तो कहा था कि शट अप। कहता कुछ हो करते कुछ हो। नशा तो नहीं कर लिया तुमने? हवलदार वीरेन ने सक पकाकर रिवॉल्वर नीचे कर ली। सॉरी मैडम। लोकनाथ सिंह मुस्कुराकर मोना चौधरी से बोला। बेवकूफ़ है ये। फिर वो वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। आपने ही ऐसा करने को कहा था, मोना चौधरी ने कहा। अच्छा, कह दिया होगा, मुझे तो ध्यान नहीं। वो कुर्सी पर जा बैठे। बैठिए, चाय पी कर जाइए। फिर वो हवलदार से कह उठा, इस झपट मार के साथ बाहर निकल जाओ, मैडम के लिए बढ़िया चाय लेकर आओ। हवलदार ने रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में रखी और चेहरे पर अजीब से भाव समेटे झपट मार के साथ बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर लोकनाथ ने मुस्कुराकर मोना चौधरी को देखा और हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ सरका दी। मोना चौधरी ने फाइल पर नज़र मारी। आपने अपना नाम नहीं बताया। लोकनाथ का चेहरा एकाएक भावहीन हो गया। नाम की क्या ज़रूरत है? मोना चौधरी मुस्कुराई। पुलिस वालों से दूर ही रहना। मोना चौधरी तो पुलिस वालों से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती, इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी चौंकी, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने तुम्हें देखने के मिनट भर में पहचान लिया था। हालांकि चेहरा थोड़ा सा बदल रखा है, लेकिन पहचान में आ गई। सामने पड़ी फाइल खोलो। रिकॉर्ड रूम से तुम्हारी फाइल निकाल कर लाया हूँ। तुम किस मोना चौधरी की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? मैं इस नाम वाली किसी को नहीं जानती। ये शब्द मोना चौधरी ने यह सोचकर कहे कि इंस्पेक्टर अगर तुक्का चला रहा है तो चले नहीं। जान जाओगी। फाइल खोलो। मोना चौधरी ने कंधे उचकाए, सामने रखी फाइल सीधी की, उसे खोला, पन्ने पलटे। दूसरे पन्ने पर ही उसे अपनी तस्वीर चिपकी दिखाई दी, जो कि 7-8 साल पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वो किसी रेस्टोरेंट में बैठी दिखाई दे रही थी और उसमें नजर आता चेहरा स्पष्ट और पहचानने लायक था। मोना चौधरी ने वहाँ से नज़र उठाकर इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह को देखा। इस फाइल में तुम्हारा चेहरा कई बार देखा था, इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने कहते हुए रिवॉल्वर निकाली और उसकी नाल थपथपाने लगा। मैंने जब तुम्हें देखा तो तभी मुझे महसूस हुआ था कि पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। तुम किसी के हाथ नहीं आती और मैंने कितनी आसानी से तुम्हारी गर्दन पकड़ ली मोना चौधरी। कहते हुए उसने रिवॉल्वर की नाल मोना चौधरी की तरफ की और उसकी आंखों में झांकते मौत भरे सर में बोला, मारूं गोली? मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। उसने फाइल बंद करके टेबल पर रख दी। क्यों मुस्कुराई? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह के माथे पर बल पड़े। अगर तुझे मुझे गोली मारनी होती तो इस तरह अकेले में पूछते नहीं। लोकनाथ सिंह उठा और टेबल के गिर्द घूमकर उसके करीब आया और माथे पर नाल रख दी। भूल में मत रहना, मैं तुम्हें अभी शूट कर सकता हूँ। उसके दांत भिज गए। मोना चौधरी खामोशी से उसे देखती रही। चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन अभी तो तुम्हें गोली मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उसने नाल माथे से हटा ली और पलट कर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। उसकी यह लापरवाही उसके लिए मुसीबत बन गई। मोना चौधरी फुर्ती से उठी और बाज की बातें इंस्पेक्टर लोकनाथ पर झपट पड़ी। मोना चौधरी के पीठ से टकराते ही लोकनाथ को तीव्र झटका लगा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी और वो लड़खड़ाता हुआ टेबल पार करके दीवार के पास जा गिरा। मोना चौधरी भी उसके पास फर्श पर गिरी और तुरंत संभली। तब तक लोकनाथ भी संभला, परंतु मोना चौधरी ने उसकी गर्दन पंजे में दबा दी। क्या कर रही हो मोना चौधरी? लोकनाथ से गुस्से से कहा। तुम? तभी मोना चौधरी ने उसका माथा नीचे मारा। फर्श से लगते ही इंस्पेक्टर लोकनाथ करा उठा। छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या? लोकनाथ गुर्रा उठा। मैं तुम्हें। मोना चौधरी ने उसकी गर्दन पर पंजा जमाए पुनः उसका माथा नीचे मारा। लोकनाथ कराहने के साथ बेदम होता चला गया। मोना चौधरी फुर्ती से उठी, अपना हुलिया ठीक किया। इंस्पेक्टर लोकनाथ नीचे पड़ा हौले हौले हिल रहा था। मोना चौधरी वहाँ से पलटी और टेबल पर से अपना हैंडबैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अच्छा भला अपना काम कर रही थी, खामा इस मामले में उलझी। न वो उसका हैंडबैग छीनता और न ही पुलिस के चक्कर में पड़ती। मोना चौधरी ने करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोला तो ठिठक गई। दरवाजे के साथ लगा हवलदार वीरेन खड़ा था। मोना चौधरी ने फ़ौरन खुद को संभाला। चली मैडम? वीरेन ने उसे सिर से पांव तक देखा। हाँ, मोना चौधरी मुस्कुराई। इंस्पेक्टर साहब को यकीन हो गया कि मैं शरीफ लड़की, लेकिन हवलदार वीरेन ने होंठ सिकोड़कर कहा, मुझे आप पर यकीन नहीं। जो अकेले में चाय पिलाने को कहे वो लड़की भला कैसे हो सकती है? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, इंस्पेक्टर साहब से बात कर लो। मोना चौधरी चौखट से बाहर निकली। रुको, मोना चौधरी ठिठकी। इंस्पेक्टर साहब ने पक्के तौर पर कह रखा है कि जब वो किसी से दरवाज़ा बंद करके बात करें तो जिससे बात करें उसे तब तक जाने न दिया जाए जब तक कि वो हाँ ना कर दें। मैं ज़रा आपके लिए इंस्पेक्टर साहब का इशारा ले लूँ?
तुम जो मर्जी करो, मैं जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती मैडम, हवलदार वीरेंद्र सख्त स्वर में कह उठा। मोना चौधरी ने उसकी आंखों में देखा। वो गुस्से में आ गया था। थाने में ढेरों लोग और पुलिस वाले मौजूद थे। शोर उठना ठीक नहीं था। मोना चौधरी एकाएक मुस्कुराई। चलो पूछ लो इंस्पेक्टर साहब से, मैं क्या बिना उनकी यहाँ के बाहर निकल आई? हवलदार वीरेंद्र मोना चौधरी के साथ खुले दरवाजे से भीतर आया। इंस्पेक्टर लोकनाथ की कुर्सी खाली दिखी। इंस्पेक्टर साहब कहाँ? उसके शब्द मुंह में ही रह गए। मोना चौधरी ने फुर्ती के साथ टांग मारकर दरवाज़ा बंद किया और उसी पल पाँव की ठोकर उसके कूल्हे पर मारी। वीरेंद्र गोली की भांति आगे को गया और दीवार से जा टकराया, परंतु तब तक वीरेंद्र संभाल चुका था खुद को और समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। कंधा दीवार से लगा तो उसके होंठों से कराह निकली। फौरन ही वो पलटा तो देखा मोना चौधरी बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलती जा रही है। हैंड्स अप, गोली मार दूंगा, हवलदार वीरेंद्र चीखा, जबकि वो खाली हाथ था। मोना चौधरी उसी पर ठिठक गई। दरवाज़ा आधा खुला था। हवलदार वीरेंद्र ने फुर्ती से हॉलस्टर से रिवॉल्वर निकाल ली। तब तक वो देख चुका था कि इंस्पेक्टर लोकनाथ अपनी टेबल के पीछे नीचे फर्श पर पड़ा था। उसे हिलते पाकर तसल्ली हुई कि कोई अनिष्ट नहीं हुआ, वो जिंदा है, परंतु अब तक वो गुस्से से भर चुका था। मोना चौधरी ने पलटकर उसे देखा। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि तुम गड़बड़ चीज़ हो। तुमने लेकिन मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा। 15 बरस से पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, चेहरा देखते ही समझ जाता हूँ कि सामने वाला क्या है। वो गुर्राया। मोना चौधरी गहरी सांस लेकर मुस्कुराई। मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तुम्हारी तो ज़ुबान पर भी छपा है। अभी देखना, सब बोलोगी कि आज तक तुमने कौन कौन से जुर्म किए। हवलदार गुर्राया। पहले ये बताओ कि इंस्पेक्टर साहब को तुमने क्या किया है? वो ठीक है, उन्हें चोट क्यों पहुंचाई? मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे इंस्पेक्टर का पाँव फिसल गया था, मोना चौधरी ने लापरवाही से कहा। वीरेंद्र के चेहरे पर जहरीले भाव नाच उठे। खूब, तो पाँव फिसल गया था? एक पाँव फिसला कि दोनों? हवलदार दांत किटकिटा उठा। तभी इंस्पेक्टर लोकनाथ की पीड़ा भरी आवाज़ आई। वीरेंद्र, आप चिंता ना करें सर, मैंने इस खतरनाक लड़की को रिवॉल्वर के दम पर रोक रखा है। ये आपको चोट पहुंचाकर भाग रही थी। अब ये भागी तो सारी गोलियां इसके शरीर में उतार दूंगा। एक एक शब्द चबाकर मोना चौधरी को देखता वीरेंद्र कह उठा। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह उठा। उसका सिर अभी चकरा रहा था। फर्श पर माथा टकराने की वजह से माथे पर मोटा सा घूमड़ पैदा हो गया था। आगे बढ़कर उसने टेबल का सहारा लिया और कुर्सी पर आ बैठा। टेबल पर रखा पानी का गिलास एक ही सांस में खाली किया और गहरी गहरी सांसें लेता मोना चौधरी को देखने लगा। मोना चौधरी वहाँ से निकल जाना चाहती थी। पीछे ही दरवाज़ा था, परंतु हवलदार वीरेंद्र बेहद सतर्क था और उसे गोली मारने का मौका ढूंढ रहा था, इसलिए उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वीरेंद्र, इंस्पेक्टर लोकनाथ माथे का घूमड़ हाथ की उंगली से टटोलता बोला, रिवॉल्वर रख लो। लेकिन रख लो, खुद को संभालता लोकनाथ बोला, कोई खास बात नहीं है। हवलदार वीरेंद्र के चेहरे पर उलझन उभरी, परंतु उसने रिवॉल्वर न रखी। इंस्पेक्टर लोकनाथ ने मोना चौधरी को देखा। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं तुम्हें क्या कह रहा था? लोकनाथ मोना चौधरी से बोला। मोना चौधरी के दांत भिज गए। जवाब दो। जवाब तुम अच्छी तरह जानते हो। मोना चौधरी के होंठों से भिचा स्वर निकला। यहाँ से जाना चाहती हो, यही ना? जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मोना चौधरी दांत भीजे उसे देखती रही। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और मैं सच कह रहा हूँ, कोई खेल नहीं खेल रहा। मैंने तो तुम्हें इसलिए रोका था कि मैं किसी मामले में उलझ गया, सोचा शायद तुम मेरी सहायता कर दो। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं था। तुम्हें गिरफ्तार करने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था। होता तो क्या मैं इस तरह तुम्हारी तरफ पीट करता? मोना चौधरी उसी ढंग से उसे देखती रही। वीरेंद्र, इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने उसे देखा। रिवॉल्वर वापस रख। ना चाहते हुए भी हवलदार वीरेंद्र ने रिवॉल्वर होल्स्टर में रख ली। लोकनाथ ने मोना चौधरी को देखा। वो उसे ही देख रही थी। अगर बात करने का मन हो तो कुर्सी पर बैठ जाओ, जाना चाहो तो जा सकती हो। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह सावधानी से काम लेते हुए उसे नाम से नहीं पुकार रहा था कि हवलदार वीरेंद्र उसके बारे में ना जान ले। मैं जाना चाहती हूँ, मोना चौधरी बोली। जाओ, लोकनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मोना चौधरी ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया कि लोकनाथ क्या होता। इंस्पेक्टर लोकनाथ कहते हैं मुझे। मन करे तो मुझे फ़ोन कर देना। इस थाने का फ़ोन नंबर मिल जाएगा किसी भी पुलिस वाले से। छोटा सा काम है, कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मोना चौधरी ने उसे देखा और फिर बाहर निकल गई। हवलदार वीरेंद्र की आंखें सिकुड़ चुकी थी। वो हैरान सा लोकनाथ को देख रहा था। सर, हवलदार वीरेंद्र टेबल के पास आ पहुंचा। कौन थी? तू ही तो इसे लाया था। ज़रूर लाया था, लेकिन उसे भीतर लेकर कमरा बंद करके तो आपने ही बातें की थी। मैं उसे पुराना जानता था। इंस्पेक्टर लोकनाथ मुस्कुराया। पुराना? वीरेंद्र ने अजीब से स्वर में कहा। तभी वो आपको चोट पहुंचा कर भाग रही। तुम नहीं समझोगे। इसका मतलब?
मैंने उसे गलत रोका, उसे जाने देता। इंस्पेक्टर लोकनाथ ने सिगरेट सुलगाई। बात क्या है सर? कुछ मुझे भी बताइए। तू क्या करेगा जानकर? ये मेरा घरेलू मामला है। घरेलू? हाँ, तू नहीं समझेगा, जा यहाँ से। लोकनाथ ने कहा और कश लेकर आंखें बंद कर ली। वहीं खड़ा वो लोकनाथ को देखता रहा। सर, वीरेन गंभीर स्वर में बोला, नेता की बहन के मामले का क्या हुआ? ये तो आप ही जाने कि असल मामला क्या है। मैं तो इतना कहूँगा कि महेश पाल जब तक सलामत है आप नहीं बचने वाले। लोकनाथ ने उसे घूरा। असल मामला यही है कि मुझे फंसाया जा रहा है। महेश पाल ऐसा क्यों कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जिंदा रहा तो मुझे फंसा कर ही छोड़ेगा। अब तक तो उसका कोई इंतज़ाम कर देना चाहिए था, वीरेन ने धीमे स्वर में कहा। हो जाएगा इंतज़ाम, तू क्यों चिंता करता है, जा। वो खड़ा रहा। क्या है? वो कौन थी जो अभी अभी? सुना नहीं? जा। हवलदार वीरेन ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह कष्ट लेते हुए सोचों में डूबा रहा। शाम 8 बजे तक मोना चौधरी ने अपना काम समाप्त कर लिया था। वो दिल्ली से 5 करोड़ के हीरे लाई थी। किसी ने दिए थे यहाँ के ज्वेलर्स को देने के लिए। वो हीरे उसके हैंडबैग में ही थे। बहरहाल काम निपटाने के बाद मोना चौधरी ने ब्लैक बिशप होटल में रूपा मिश्रा नाम से कमरा लिया और होटल में ही डिनर लिया। खाने के दौरान उसने इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह के बारे में सोचा। वो उसके साथ शराफत से पेश आया था, उसे थाने से आने दिया और किसी ने उसका पीछा भी नहीं किया। जबकि वो चाहता तो उसके पास गोली मारने का पूरा मौका था, गिरफ्तार भी कर सकता था उसे। लेकिन ऐसा कुछ करना तो दूर, शायद उसने सोचा भी नहीं। वो उससे कोई काम लेना चाहता था। मोना चौधरी डिनर के बाद कमरे से निकली और रिसेप्शन हॉल में पहुंचकर वहां के फ़ोन बूथ से उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके इंस्पेक्टर लोकनाथ को पूछा तो उसे मोबाइल फ़ोन नंबर दे दिया गया। मोना चौधरी ने मोबाइल फ़ोन नंबर मिलाया तो लोकनाथ से बात हुई। पहचाना? पहचान लिया मोना चौधरी। लोकनाथ सिंह की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। मुझे आशा नहीं थी कि तुम फ़ोन करोगी, फिर भी मैं थाने में क्या आया था कि मेरे लिए किसी युवती का फ़ोन आए तो उससे बिना कोई बात पूछे मेरा मोबाइल नंबर दे दिया जाए। मैं इस वक्त ब्लैक बिशप होटल के कॉमन हॉल में मौजूद हूँ। कब तक आ रहे हो? आधे घंटे में। आ जाओ। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने रिसीवर रख दिया। आधे घंटे में इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह मोना चौधरी के सामने सादे कपड़ों में होटल के कॉमन हॉल में सोफे पर बैठा था। वहाँ और लोग भी थे, सब धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। बहुत सुखद माहौल था वहाँ का। कहो, क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने पहलू बदला। चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी थी। कुछ पल तो वो सोच में दिखा, फिर सिर हिलाकर कह उठा, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। फंसाया मुझे सब इंस्पेक्टर महेश पाल ने। वो मेरे थाने में ही है। भूतपूर्व नेता की बहन की लाश थाने के पीछे वाले कमरे में पड़ी मिली थी। 6 महीने पहले की एक रात। इत्तेफाक ही था कि उस रात मैं और सब इंस्पेक्टर महेश पाल ही थाने में थे। बाकी के पुलिस वाले गश्त पर चले गए थे। रात भर में अगले दिन कोर्ट में लगने वाले केस की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। वो बहुत अहम केस था, इसलिए कोर्ट में पेश करने वाले कागज़ मैं ही देख रहा था। सुबह 4 बजे तक मैं इसी काम में व्यस्त रहा। उसके बाद फुर्सत पाते ही मैंने 2 घंटे की नींद लेने का मन बनाया और पीछे वाले कमरे में गया तो वहाँ लाश देखी। ये तो बाद में पता चला कि वो नेता की बहन की लाश है। लाश पर कोई कपड़ा नहीं था। देखने पर ही पता लग रहा था कि उससे बलात्कार किया गया। उसके बाद गला घोटकर हत्या की गई है, क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ था, जीभ बाहर निकली और आंखें फटी हुई थी। मैं तब हक्का बक्का रह गया कि थाने में ये सब हुआ, मेरी मौजूदगी में हुआ और मुझे पता ना लगा। रात भर मेरे अलावा वहाँ सब इंस्पेक्टर महेश पाल था। वो थाने के दूसरे हिस्से में काम कर रहा था। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बाहर से नेता की बहन को उठाकर लाए, बलात्कार करे, हत्या कर दे और शोर भी ना पड़े। जाहिर था कि ये सब थाने के ही आदमी की करतूत है, वरना बाहरी आदमी तो थाने का मुंह देखकर ही मुंह फेर लेता है। थाने में बाहरी आदमी ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लाश देखने के बाद मैं सीधा वहाँ गया जहाँ सब इंस्पेक्टर महेश पाल बैठा काम कर रहा था। मोना चौधरी उसकी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। पल भर ठिठक कर वह पुनः बोला, महेश पाल मुझे वहाँ नहीं मिला, जबकि टेबल पर फाइल खुली पड़ी थी। मुझे हैरानी हुई कि वो कहाँ चला गया। सारा थाना देखा, वो कहीं भी नहीं था। जब वापस उस जगह पर पहुंचा तो सब इंस्पेक्टर महेश पाल दिखा। तब वो कुर्ता पजामा पहने था और नहाया धोया लग रहा था। मैं समझ गया कि थाने के पीछे वाले कमरे में उसी ने कांड किया और खून साफ करके नए कपड़े पहना है, पुराने ठिकाने लगा दिए। क्योंकि मेरी बातों का उसने अटपटा सा जवाब दिया। नहाने के बारे में कहने लगा कि उसे नींद आ रही थी तो वो नहाने चला गया था। जब उसे कहा कि उसने पीछे वाले कमरे में किसी औरत की इज्जत लूटी और उसकी हत्या कर दी तो वो कहने लगा कि ये काम मैंने किया और मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। इसके साथ ही उसने कमिश्नर साहब को फ़ोन कर दिया। मुझे फंसाने की भरपूर चेष्टा की उसने। मैं जहाँ तक बचाव कर सकता था किया।
उसका इल्ज़ाम मुझ पर भारी इसलिए पड़ा कि मैं थाने का इंचार्ज था और मेरी मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना हो गई। कैसे हो गई? सब इंस्पेक्टर महेश पाल ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। मैं समझ गया कि अगर जल्दी कोई इंतज़ाम न किया गया तो वर्दी, नौकरी, इज्जत सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तो मैंने 3 बदमाशों को उसे ख़त्म करने को कह दिया। मोना चौधरी उसके परेशान चेहरे को देख रही थी। उधर सब इंस्पेक्टर महेश पाल को पता चल गया कि मैंने उसे ख़त्म करने के लिए खतरनाक गुंडों की सहायता ली है, तो वह अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन 2 दिन की मेहनत के पश्चात उन बदमाशों ने उसे ढूंढ निकाला तो वो भागा। उन आदमियों ने उसे मार देना था। मेरी जान बच जानी थी कि एक कार उसे बिठाकर ले गई। कार? हाँ। उन तीनों को कुछ पलों बाद पता चला कि वो उस कार में, वो सिर्फ उस कार का नंबर पढ़ सके। उन बदमाशों ने मुझे नंबर बताया तो पता करने पर पता चला कि वो कार शहर के बड़े आदमी की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। तभी तुम मेरे सामने पड़ गई तो मेरे मन में आया कि तुम इस मुसीबत से मुझे निकाल सकती हो। यही वजह थी कि तुम्हारे सामने होने पर, थाने में होने पर भी मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। मैं तो खुद फंसा पड़ा हूँ। किसी को गिरफ्तार करके क्या करूँगा? लोकनाथ सिंह बेचैनी से कह उठा। प्लीज़ मोना चौधरी, मुझे किसी तरह इस मुसीबत से निकाल दो। सब इंस्पेक्टर महेश पाल खामखा मुझे फंसा रहा है। मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मोना चौधरी बेहद शांत निगाहों से लोकनाथ सिंह को देखे जा रही थी। मोना चौधरी, तुम जो मुझे कहा उसमें कितना सच है? पूरा। ये क्यों नहीं हो सकता कि थाने में बलात्कार और हत्या तुमने की हो? मोना चौधरी ने जोर देकर कहा। मैं? क्या कहती हो? ऐसा गलत काम मैं नहीं कर सकता। कोई थाना इंचार्ज अपनी जगह पर गंद नहीं डालेगा। मुझ पर विश्वास करो कि मैंने जो कहा है सच कहा है। तुमसे सहायता मांग रहा हूँ तो झूठ क्यों बोलूँगा? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह हाथ जोड़ने वाले ढंग में कह उठा। मेरी बात का विश्वास। अगर तुम्हारी कोई बात झूठी निकली तो जो मन में आए वो सज़ा देना। लोकनाथ सिंह दृढ़ स्वर में कह उठा। मेरे सामने झूठ बोलोगे तो खुलने पर गोली ही मिलेगी। जान से जाओगे इंस्पेक्टर। मैं कहीं भी झूठा नहीं हूँ। लोकनाथ का स्वर दृढ़ था। मुझे इस मुसीबत से निकाल दो। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे काम। सब इंस्पेक्टर महेश पाल कहाँ है? जिस कार में बैठकर वो गया था उस कार के नंबर से कार के मालिक का पता चला। उससे पता चल सकता है कि उन लोगों ने महेश पाल को कहाँ छोड़ा। तुम उसे खत्म। तुम्हारे कहने पर मैं उसे खत्म नहीं करूँगी। मोना चौधरी ने उसकी आंखों में देखा। उससे मिलूंगी, उससे बात करूंगी कि सच्चा कौन है ये जानूंगी। अगर वो गलत और झूठा हुआ तो तभी उसकी जान। ठीक है, मुझे मंजूर है। इंस्पेक्टर लोकनाथ कह उठा। तुम्हारी भागदौड़ में जो खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। और वो कार किसकी थी जो लोग सब इंस्पेक्टर महेश पाल को उन बदमाशों से बचा कर ले गए? थापर। थापर समूह की एक कंपनी के नाम रजिस्टर्ड। थापर? मोना चौधरी चौंकी। उसके होंठों से निकला। क्या हुआ? तुम चौंकी क्यों मोना चौधरी? इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह की आंखें सुखड़ी। मोना चौधरी ने तुरंत खुद को संभाला, फिर बोली। तुम्हें पक्का पता है कि वो कार थापर समूह की कंपनी की थी? हाँ, मुझे जो नंबर दिया गया उस नंबर के द्वारा अथॉरिटी से कार के मालिक का पता चला। लोकनाथ बोला। कब की बात है ये? आज की। मोना चौधरी ने एकाएक कुछ नहीं कहा। वो समझ चुकी थी कि वही थापर है जिसके देवराज चौहान से बहुत अच्छे संबंध हैं और बाकेलाल राठौर रुस्तम राव थापर समूह में ही काम करते हैं। इन दोनों में से उसका कई बार आमना सामना हो चुका था। दोनों ही बेहद खतरनाक थे। खासतौर से बिल्ली आंखों वाला कम उम्र का रुस्तम राव। जालिम था वो, लेकिन देखने में भोला भाला, हद से ज़्यादा मासूम नज़र आता था। मोना चौधरी, इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने लटके स्वर में कहा, क्या तुम इस मुसीबत से निकाल सकोगी? अगर तुम सच्चे हो तो कोशिश करूंगी। मैं सच्चा हूँ, मालूम हो जाएगा। मोना चौधरी ने कहा। थापर समूह के बारे में तुमने और क्या पता किया? पता करने को खास है ही नहीं कि थापर नाम का व्यक्ति प्रभावशाली है। मैं उससे मिलना भी चाहूँ तो संभव नहीं। कठिनता से उसके मोबाइल फ़ोन का नंबर पता कर पाया हूँ। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह ने कमीज की जेब से तय किया कागज़ निकाला और खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोना चौधरी ने वो कागज़ थामा और बोली, तुम जाओ। जाऊँ? हाँ, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन का नंबर है मेरे पास। जब ज़रूरत पड़ी तो तुमसे बात कर लूँगी। हिचकिचाते हुए उसने सिर हिला दिया। क्या कहना चाहते हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने इस मामले में क्या किया? मालूम हो जाएगा, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह उठ खड़ा हुआ। ज़रा जल्दी करना मोना चौधरी, कहीं ऊपर वाले मेरे खिलाफ केस दर्ज न कर लें। लोकनाथ चला गया। मोना चौधरी हाथ में पकड़े कागज़ को देखने लगी। थापर देवराज चौहान की खास पहचान वाला था। अगर देवराज चौहान बीच में आ गया तो झगड़ा बढ़ भी सकता था। जो भी करना था बहुत सोच समझ कर करना था। मोना चौधरी पहली मंजिल पर स्थित अपने कमरे में पहुंची और बेड पर जा लेटी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो थापर के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके कानों में शांत मीठा स्वर पड़ा।
कैसी हो मिन्नू? मोना चौधरी उसी पल उछलकर खड़ी हो गई। नजरें आवाज़ की तरफ घूमी तो चिर परिचित रूप में सामने फ़कीर बाबा को खड़े पाया। ठगी सी वो फ़कीर बाबा को देखती रह गई। ये देखकर फ़कीर बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। ऐसे क्या देख रही हो मिन्नू? पेशीराम, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। ऐसी बात नहीं, तुम अचानक ही सामने आ गए इसलिए। मोना चौधरी समझ चुकी थी। तुम कैसे हो पेशीराम? वैसा ही जैसा पहले था। पेशीराम मुस्कुरा रहा था। पेशीराम पर तुम्हें तरस नहीं आता? तुम और देवा तो बार बार जन्म लेकर नया शरीर प्राप्त कर लेते हो। ये तुम दोनों का तीसरा जन्म है और मुझे देखो, मैं वही पुराना 3 जन्म पहले का शरीर लेकर भागा फिर रहा हूँ। मेरे शरीर, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ देखो, ऐसा लगता है किसी ने लकीरों का जाल खींच दिया। क्या मुझे गुरुदेव के श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी मिन्नू? ये बात तुम्हें गुरुदेव से पूछनी चाहिए। गुरुदेव तो कहते हैं कि तुमने मिन्नू और देवा की भी 3 जन्म पहले दुश्मनी पैदा की थी, जिसकी वजह से बहुत उथल पुथल हुई, खून खराबा हुआ। अब उन दोनों में दोस्ती कराओ तो श्राप से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो सकोगे। श्राप मिलने के बाद तुम दोनों के बीच दोस्ती कराने के मेरे प्रयत्न जारी हैं, लेकिन हर बार जन्म बीत जाता है। क्या इस बार भी मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकूंगा मिन्नू? मोना चौधरी खामोश रही। मान जाओ मिन्नू, देवा से दोस्ती कर लो। ठीक है, देवराज चौहान को मेरे पास भेज दो। मोना चौधरी बोली। मैं उससे दोस्ती भेज दूँ? मैं भेज दूँ? कैसे भेज दूँ? वो क्या मेरे कहने पर तुम्हारे पास दोस्ती करने आएगा? क्या तुम देवा के पास दोस्ती करने जाओगी मिन्नू? फ़कीर बाबा का सर गंभीर हो गया। मैं तो देवराज चौहान से दोस्ती करने को तैयार हूँ। वो मेरे पास दोस्ती के लिए आएगा तो बेकार की बात। देवा कभी भी मेरे कहने पर तुम्हारे पास दोस्ती करने नहीं आएगा। ये बात तुम जानो। क्या तुम नहीं जा सकती देवा के पास दोस्ती करने? ज़रूर जाऊंगी। मोना चौधरी की आवाज़ कठोर होने के आ गई। लेकिन जैसा कि तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि एक बार देवराज चौहान का सिर अपने सामने झुकाऊंगी, वो हार मानेगा, उसके बाद उससे दोस्ती कर लूँगी। बहुत कठिन बात कह दी मिन्नू तुमने। देवा तुमसे हारने की अपेक्षा मर जाना पसंद करेगा तो मर जाए। मोना चौधरी के दांत भिज गए। आ गया गुस्सा? फ़कीर बाबा ने गहरी सांस ली। पहले जन्म से ही तुम्हारी आदत गुस्से वाली है। बहुत जल्दी तेरे को गुस्सा आ जाता है। जन्म बीतते जा रहे हैं तेरे, लेकिन गुस्सा तेरी नाक से नहीं गया। मोना चौधरी ने अपने पर काबू पाते हुए कहा। तुम बिना वजह मेरे पास नहीं आए पेशीराम। बोलो, क्या काम पड़ गया? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? आना पड़ा यूं पूछने के लिए कि लोकनाथ सिंह की बातों में आने की क्या ज़रूरत थी। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? कभी कभी मतलब पैदा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि लोकनाथ की बात को भूल जाओ, इस काम से हट जाओ। नहीं पेशीराम, वो मेरे साथ शराफत से पेश आ रहा है। उसने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस स्टेशन से आने दिया मुझे। वो चाहता तो मुझे गोली भी मार सकता था, लेकिन मेरे साथ उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। वो कहता है कि इस वक्त वो मुसीबत में, उसे मेरी सहायता चाहिए। तो किस किस की सहायता करोगी तुम? दुनिया में तो मैं हर किसी की बात नहीं कर रही। मोना चौधरी सख्त से स्वर में कह उठी। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह की बात कह रही हूँ। वो मेरे साथ बुरा सलूक कर सकता था, लेकिन उसने मेरे सामने शराफत दिखाई। तुम्हें इन बातों से क्या कि मैं क्या कर रही हूँ या? मिन्नू, फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में टोका। तू जिस रास्ते पर बढ़ने जा रही है, इस रास्ते पर आगे तेरा टकराव देवा से हो सकता है। बहुत खतरनाक होगा ये सब। तब हर तरफ मौत बरसेगी, चिंगारियाँ होंगी। तब तू चाहकर भी वापस पलटना चाहेगी तो पलट नहीं सकेगी। मोना चौधरी फ़कीर बाबा के गंभीर चेहरे को देखती रही। अभी तो तेरे पास वक्त ही वक्त है। तू लोकनाथ सिंह के काम से पीछे हट। नहीं पेशीराम, मैं इस तरह ये काम नहीं छोड़ सकती। या तो तुम कह दो कि इंस्पेक्टर लोकनाथ झूठा है, थाने में जो हुआ उसमें किसका हाथ है, तो मैं इस काम से पीछे हट जाऊंगी। मैं नहीं जानता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इन बातों की तरफ ध्यान देना मेरा काम नहीं है। फ़कीर बाबा ने शांत स्वर में कहा। मैं तो तेरे को भले की राह दिखाने आया था कि ये राह देवराज चौहान को दिखाओ पेशीराम। दोनों को ही दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं। अब की बार मोना चौधरी का सर तीखा हो गया। देवराज चौहान मेरे सामने पड़े तो उसे समझाना, नहीं सॉरी, तेरे सामने पड़े तो उसे समझाना कि मेरे सामने से हट जाए, मेरे से झगड़ा करने की कोशिश ना करे। फ़कीर बाबा मुस्करा पड़ा। मोना चौधरी उसे देखती रही। दोनों ही ये कहते हो कि दूसरे की कहूँ, कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं? फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम मेरी बात मान जाओ मिन्नू, इतना ही तो कह रहा हूँ कि लोकनाथ सिंह की बात मत मानो। उसकी मेरी बात हो चुकी है, अब उसे इनकार नहीं कर सकती। पहले कहते तो इस काम के लिए मैं हाँ नहीं करती। इनकार करने में कोई हर्ज नहीं है। ये तेरी जिद है कि तूने इनकार नहीं करना है। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही सोचो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फ़कीर बाबा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कह उठा।
मिन्नू, लोकनाथ ने तुम्हें हमेशा मुसीबत में फंसाया और तुम हो कि हर जन्म में उसकी बात पर हाँ कर देती हो। इसने पहले जन्म में भी तुम्हें फंसा दिया था और दूसरी बार भी, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि मर कर तुम अगला और उससे अगला जन्म ले चुकी हो। लेकिन मैं तो वहीं हूँ, मुझे तो सब याद है और सब नज़र आ रहा है। इस बार भी तुम लोकनाथ की बातों में आकर गलत रास्ते पर पड़ रही हो। मोना चौधरी आंखें सिकोड़े फकीर बाबा को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो मिन्नू? फकीर बाबा मुस्कुराया। लोकनाथ ने पहले क्या किया था? मोना चौधरी ने पूछा। मैं जानता था कि तुम यही पूछोगी, लेकिन इन बातों का जवाब देने की मुझे इजाज़त नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानकर लोकनाथ का ये काम करने से पीछे हट जाती हो तो मैं तुम्हें बता सकता। नहीं, मैं कह चुकी हूँ कि मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगी। खास तौर से इसलिए तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि इस रास्ते पर आगे जाकर देवराज चौहान से मेरा टकराव होगा। आ गई जिद की बात। मोना चौधरी होठ बीचे फकीर बाबा को देखती रही। मैं जब जब भी शाम से मुक्त होने की कोशिश करता हूँ, तुम और देवा कोई अड़चन खड़ी कर देते हो, जबकि मैं हर कदम पर तुम दोनों का भला चाहता हूँ। बुरा तो मैं कर ही नहीं सकता। समझाना, कहना, बताना मेरा फ़र्ज़ रहा है। तुम दोनों समझो या ना समझो, इसका जिम्मेवार मैं नहीं। फ़कीर बाबा की आवाज़ में गंभीरता थी। मोना चौधरी मुस्कुराकर धीमे स्वर में कह उठी। पेशीराम, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम्हें गुरुवार की शाम से मुक्ति मिल जाए, लेकिन तुम ऐसे मौके पर आकर अपनी बात कहते हो कि तुम्हारी बात मान पाना संभव नहीं हो पाता। ग्रहों के हिसाब और वक्त को देखकर ही तुमसे या देवा से बात कर सकता हूँ। हर वक्त बात करने के लिए मैं नहीं आ सकता। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। तुम चाहो तो सब हो सकता है मिन्नू। लोकनाथ का काम मैं अवश्य करूँगी, मोना चौधरी ने फैसले वाली आवाज़ में कहा। चलता हूँ मिन्नू। फ़कीर बाबा ने आंखें बंद कर ली। अगर तुम लोकनाथ का काम ना करो तो मुझे खुशी होगी। मोना चौधरी के देखते ही देखते फ़कीर बाबा का शरीर रुई समान गोले में बदला और फिर गोला छोटा होते हुए निगाहों से ओझल होता चला गया। फ़कीर बाबा के जाने के कुछ देर बाद तक मोना चौधरी अपनी जगह पर खड़ी रही। वो जानती थी कि फ़कीर बाबा ने जो कहा है वो सच है। उसका टकराव देवराज चौहान से होने वाला है। अगले दिन सुबह 10:30 बज रहे थे। थापर ऑफिस में बैठा काम में व्यस्त था कि फ़ोन की बेल हुई। उसने कागज़ों पर नज़र टिकाए रिसीवर उठाया। हेलो, गुड मॉर्निंग थापर साहब, हम बांके बोलो हो। उधर से बांकेलाल राठौर की आवाज़ कानों में पड़ी। गुड मॉर्निंग, कहाँ हो? भोपालों से वापसी की तैयारी हो गए, काम हो गए। दोनों कारीगर 3 दिन बादो अपनों फैक्ट्री में होवो। छोरा भोपालों में ही टिको, वो बोलो कि दोनों को लेकर आयो, कहीं पे वो फिर ना कामों को लटका दो। ठीक है तुम। तभी सामने पड़े मोबाइल फ़ोन की बेल हुई। थापर ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और बटन दबाकर कान से लगाया। हेलो। दूसरे कान से बांकेलाल राठौर के फ़ोन वाला रिसीवर लगा था। थापर। मोना चौधरी की आवाज़ थापर के कान में पड़ी। थापर की आंखें सिकुड़ी। मोना चौधरी की आवाज़ तो वो कहीं भी पहचान सकता था। मोना चौधरी? थापर के होठों से निकला। हाँ, कई सालों के बाद भी मेरी आवाज़ सुनकर पहचान गए? थापर का मस्तिष्क तेज़ी से दौड़ रहा था। मोना चौधरी का फ़ोन आना मामूली बात नहीं थी, खास बड़ी वजह ही होगी, तभी मोना चौधरी ने उसे फ़ोन किया। फ़ोन क्यों किया? थापर का स्वर शांत था। कल तुम्हारे आदमी कार नंबर में। मोना चौधरी ने कार का नंबर बताया। एक आदमी को विनोबा भावे रोड से बिठाकर कहीं ले गए थे। मुझे वो आदमी चाहिए। मेरे आदमियों ने ऐसा कोई काम नहीं। जल्दी मत करो जवाब देने में। मोना चौधरी का शांत स्वर उसके कानों में पड़ा। कल जो इस कार को इस्तेमाल कर रहे थे उनसे पूछ लो, फिर कहना। थापर के होठ चंद पलों के लिए बंद हुए, फिर बोला। कौन था वो आदमी? सब इंस्पेक्टर महेश पाल। दोबारा कब फ़ोन करूं? मेरे ख्याल में तुम्हें धोखा। थापर, मुझे कुछ कहने से पहले तुम्हें अपने आदमियों से पूछ लेना चाहिए। मुझे वो आदमी हर हाल में चाहिए। बेशक आराम से दे दो। झगड़ा करना हो तो उस पर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे पास झगड़े जैसी बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है मोना चौधरी। थापर ने चुपते स्वर में कहा। होल्ड करो, मैं अभी तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। कहने के साथ थापर ने कान से मोबाइल हटाया और दूसरे फ़ोन पर गंभीर स्वर में बोला। बांके? मोना चौधरी है वो। बांकेलाल राठौर की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, तुमने और रस्तराव ने कल कौन सी कार इस्तेमाल की थी? बांकेलाल राठौर ने कार के बारे में बताया, फिर पूछा। बात कहो वे थापर साहब। रास्ते में तुमने सब इंस्पेक्टर महेश पाल नाम के आदमी को बिठाया था? 2 क्षणों की खामोशी के बाद बांकेलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ। क्यों? वो मुसीबत में होवे, हाथ पांव जोड़ो हो कि मारे को बचा ही लियो। बदमाश उसों के पीछे लगो। मन ने देखा, छोरा देखो, हमने उसों को 2-4 दिनों के लिए सुरक्षित हो जगह पर छोड़ दियो। थापर के चेहरे पर गंभीरता आने लगी।
मोना चौधरी उस सब इंस्पेक्टर को मांग रही है। काय को? मैं नहीं जानता। उसके ना मिलने पर वो झगड़ा करने को भी तैयार है। उसो के बापों का राज हो वो जो। बाके गलती हो गई, जुबान फिसल जावे। वो पुलिसियों को क्यों मांगो हो? कुछ पलों की चुप्पी के बाद थापर ने कहा, उसे कहाँ रखा है? सोहनलाल के पास, उसो के शानदार घरों में। तुम आज वापस आ रहे हो? थापर ने पूछा। अभी आए हो? छोरा इधर ही रुको 2 दिन। ठीक है। थापर ने रिसीवर रखा और मोबाइल फ़ोन उठाया। मोना चौधरी? कहाँ है वो सब इंस्पेक्टर? बात क्या है? थापर ने गंभीर स्वर में पूछा। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर सवाल का जवाब। अगर वो सब इंस्पेक्टर तुम्हें चाहिए तो मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। ना दूँ तो तुम उसे मेरे हवाले नहीं करोगे? मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। नहीं, तब वो सब इंस्पेक्टर तुम्हें नहीं मिलेगा। उसे कौन लोग कार में बिठा कर ले? बाके और रुस्तम। कहीं छिपा रखा है उसे? तुमने जो पूछा उसका जवाब तुम तुमसे जो पूछा है उसका जवाब तुम। मोना चौधरी। मोना चौधरी ने सच बताया कि सब इंस्पेक्टर महेश पाल से उसे क्या काम, यानी कि उससे तुम्हें बात ही करनी है। हाँ, लेकिन उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। उसे बाके और रुस्तम ने सुरक्षा में रखा है। उनकी मर्ज़ी के बिना पुलिस वाले को तुम्हारे हवाले नहीं तो उनकी हाँ ले लो। मोना चौधरी की आवाज़ में सख्त भाव आ गए थे। वो भोपाल में है। जब तुम्हारा फ़ोन आया तब बाके का फ़ोन आया हुआ था, उससे बात कर रहा था। इसी कारण हाथों हाथ उस पुलिस वाले के बारे में उससे पूछ। कहना क्या चाहते हो? मोना चौधरी का सर तीखा हो गया। सब इंस्पेक्टर महेश पाल को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इस बारे में बाके रुस्तम से बात करना मेरा कोई मतलब नहीं। शाम तक बाके आ जाएगा? थापर ने सामान्य स्वर में कहा। मैं शाम तक इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरा वक्त ख़राब होगा थापर। उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बात करनी हो तो मैं करा देता हूँ। कराओ। 1 घंटे बाद मुझे शिवाजी रोड पर वॉल्ट क्रीम के सामने मिलो। कोई चालाकी मत करना वरना मैं 1 घंटे बाद। थापर ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फिर सोहनलाल को फ़ोन किया। हेलो। सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। घर पर हो? ओह थापर। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। हाँ कहो, क्या काम है? बाके रुस्तम जिसे छोड़ गए थे वो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ मैं 1 घंटे तक तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, थापर ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो मोना चौधरी ही थी। थापर ने एक ही निगाह में उसे पहचान लिया था। वो उसकी बताई जगह पर पेड़ के नीचे फुटपाथ पर खड़ी थी। ड्राइवर कार चला रहा था। थापर पीछे वाली सीट पर बैठा था। उस लड़की के पास रोक दो, थापर बोला। ड्राइवर ने कार फुटपाथ के करीब मोना चौधरी के सामने रोक दी। थापर और मोना चौधरी की निगाहें मिली। थापर ने हाथ बढ़ाकर कार का दरवाज़ा खोल दिया। मोना चौधरी सावधानी से करीब आई। कार के खुले दरवाजे से भीतर झाँका। आ जाओ, मैं अकेला हूँ, थापर शांत स्वर में बोला। अपनी तसल्ली के पश्चात मोना चौधरी भीतर बैठी और दरवाज़ा बंद कर लिया। जो पता तुम्हें बता रखा है, थापर गंभीर स्वर में ड्राइवर से बोला, वहीं चलो। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। थापर ने मोना चौधरी को देखा। वो उसे ही देख रही थी। कैसी हो मोना चौधरी? थापर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। ठीक हूँ। मोना चौधरी भी ज़रा सी मुस्कुराई। तुमने तो अपने को बिल्कुल बदल लिया थापर। हाँ, ये सब देवराज चौहान की वजह से हुआ। थापर ने गहरी सांस ली। उसके कहने पर ही मैं धीरे धीरे गैर कानूनी कामों से हटता चला गया। सफ़ेद पोशों की जमात में शामिल हो गया। फैक्ट्रियाँ लगाने से काम शुरू किया था और अब थापर समूह के नीचे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जानती हूँ। कार तेज़ी से दौड़ी जा रही थी। देवराज चौहान से मिली क्या? थापर ने एकाएक पूछा। क्यों मिलूंगी मैं? मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। यूं ही पूछा मैंने। परंतु मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े रहे। उस पुलिस वाले से तुम्हारा क्या वास्ता? उस पुलिस नहीं, कोई वास्ता नहीं। मोना चौधरी ने काले शीशे से बाहर नज़र मारी। मैं किसी का काम कर रही हूँ। सब इंस्पेक्टर महेश पाल से कुछ पूछना है। उसने क्या किया है तो मैं बता ही चुकी हूँ। थापर कुछ नहीं बोला। उसे कहाँ रखा है? वहीं चल रहे हैं। थापर ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र मारी। मेरे पास वक्त नहीं था, बहुत ज़रूरी मीटिंग। फिर क्यों आई? थापर ने मोना चौधरी पर नज़र मारी और मुस्कुरा कर बोला, मैं तुमसे वास्ता रखते इस मामले को फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि कोई खामा-खा का रगड़ा पैदा हो। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। मोना चौधरी क्या उठी। मैं जानती हूँ कि थापर किसी से भी डरने वाले लोगों में से नहीं। तुम तक तो वैसे भी कोई नहीं पहुँच सकता। बाके और रुस्तम जैसे लोग। छोड़ो इन बातों, थापर ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। किससे पता किया कि वो कार मेरी कंपनी के नाम है? मामूली बात है ये सब जानना, मोना चौधरी ने लापरवाही से कहा। आधे घंटे बाद कार अपार्टमेंट के बड़े से गेट के भीतर प्रवेश करती चली गई। मोना चौधरी ने सवालिया निगाहों से थापर को देखा। वो सब इंस्पेक्टर यहीं हैं। बाके और रुस्तम ने उसे यहीं रखा है। क्यों? मालूम नहीं।
बाके ने बताया कि वो 2-3 दिन छुप कर रहना चाहता था, उसे खतरा था। तुम कोई खेल तो नहीं खेल रहे मेरे साथ? मोना चौधरी ने उसे घूरा। खेल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खेल खेलना होता तो मैं तुमसे मिलता ही नहीं। मोना चौधरी कुछ पलों तक थापर को देखती रही। क्या देख रही हो? यहाँ किसके पास है वो पुलिस वाला? सोहनलाल के पास, वो यहीं रहता है। क्या? मोना चौधरी चौंकी। सोहनलाल? मोना चौधरी की आंखों के सामने फ़कीर बाबा का चेहरा उभरा। उसकी बात सच हो रही थी। धीरे धीरे उसके कदम देवराज चौहान की तरफ बढ़ रहे थे और कदमों को वापस मोड़ने का उसका इरादा ज़रा भी नहीं था। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता अवश्य आ गई थी। कॉल बेल बजते ही सोहनलाल ने सब इंस्पेक्टर महेश पाल से कहा, चल बेटा उस कमरे में खिसक जा। इधर बम चले या गोली, तेरे को बाहर नहीं आना। कौन है? महेश पाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो मैं देख लूँगा कि कौन है, तू उस कमरे में चला जा। वो राजस्थानी साला मेरे गले में तेरे रूप में मुसीबत बांध गया। बंधा बैठा हूँ, कहीं आना जाना भी बंद हो गया। कहते हुए सोहनलाल उठा। सब इंस्पेक्टर महेश पाल उसी पल दूसरे कमरे में चला गया था। सोहनलाल दरवाजे के पास पहुंचा और आई मैजिक में आंख लगाकर देखा। थापर का चेहरा दिखा। थापर को अपने यहाँ आया पाकर हैरानी हुई। उसने उसी पल दरवाजे की सिटकनी हटाई और दरवाज़ा खोला तो चिहों उठा। थापर के बगल में खड़ी मोना चौधरी को देखता रह गया सोहनलाल। मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी। कैसे हो सोहनलाल? सोहनलाल के सूखे चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। उसने थापर को देखा। मोना चौधरी मेरे साथ है, थापर बोला। बेशक तुम्हारे साथ, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। इसे मेरे दरवाजे पर लाने की क्या ज़रूरत थी? कोई बात थी तो मुझे कहते, मैं कहीं और पहुंच जाता। नाराज़ मत हो सोहनलाल, थापर बोला। मैं जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। मोना चौधरी दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी, इस बात की तुम फिक्र मत करो। सोहनलाल के चेहरे पर से उखड़ेपन के भाव हटे नहीं। वो वहीं खड़ा रहा। काम क्या है? बाके रुस्तम किसी को यहाँ छोड़ गए। मोना चौधरी ने उससे बात करनी है, आगे से भी हटो। सोहनलाल ने मोना चौधरी पर निगाह मारी, फिर दरवाजे से हट गया। थापर भीतर आया। मोना चौधरी भीतर प्रवेश करते हुए उसके पास छिटकी। सोहनलाल, इतनी तो बुरी नहीं मैं कि मेरे आने पर तुम ऐसा व्यवहार करो। मोना चौधरी ने हौले से हंसकर कहा। तुम्हें अचानक सामने देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमसे कैसा व्यवहार करूँ। सोहनलाल का स्वर शांत था। मैं नुकसान पहुँचाने नहीं आई, थापर के साथ आई हूँ। भीतर चलो, मुझे दरवाज़ा बंद करना है। सच में सोहनलाल मोना चौधरी को एकाएक सामने पाकर उलझन में भर उठा था। मोना चौधरी भीतर आ गई। सोहनलाल ने दरवाज़ा बंद किया और वहीं खड़े खड़े गोली वाली सिगरेट सुलगाई। कश लिया। नज़रें बार बार मोना चौधरी पर जा रही थी। थापर तब तक आगे बढ़कर सोफे पर बैठ चुका था। वो सब इंस्पेक्टर कहाँ है सोहनलाल? थापर ने पूछा। हैं? उसे लाओ, मोना चौधरी ने उससे बात करनी है। थापर गंभीर था। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा और पलट कर दूसरे कमरे में चला गया। तुम अपनी तसल्ली अच्छी तरह कर लेना, थापर ने मोना चौधरी से कहा। मैं चाहता हूँ ये मामला अभी यहीं खत्म हो जाए। इस पुलिस वाले के कारण दोबारा तुम मुझे फ़ोन ना करो। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। लापरवाही से वो खड़ी रही। तभी सोहनलाल सब इंस्पेक्टर महेश पाल के साथ वहाँ आ गया। महेश पाल के चेहरे पर उलझन थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इन दोनों के सामने क्यों लाया गया। वो किसी को नहीं जानता था। मैडम तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं, सोहनलाल गंभीर स्वर में बोला। मुझसे? मैं तो इन्हें जानता तक नहीं कि ये साहब वो हैं जिनके 2 आदमी तुम्हें मेरे पास छोड़ गए थे। उसने थापर की तरफ इशारा किया। ओह, इन मैडम के बारे में तुम अभी जान जाओगे। मोना चौधरी महेश पाल के पास आ पहुंची थी। तुम सब इंस्पेक्टर महेश पाल हो? महेश पाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ या ना? हाँ। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह के थाने में ही हूँ। हाँ। महेश पाल घबराया और उलझन में दिखने लगा था। तुमने थाने में नेता की बहन से बलात्कार और उसकी हत्या क्यों की? मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झांका। सबसे बड़ी गलती तो ये की कि लोकनाथ को इस मामले में फंसा दिया। क्या कह रही? लोकनाथ को इस मामले से निकालो, उसके बाद तुम्हें भी इस मामले से बचा लिया जाएगा। महेश पाल अजीब सी निगाहों से मोना चौधरी को देखता रहा। सुना नहीं तुमने? पागल हो क्या? पागल हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? महेश पाल एकाएक गुस्से से भर उठा था। मैंने थाने में बलात्कार किया? मैंने हत्या की? तुमने देखा मुझे? गवाह है कोई? इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। लोकनाथ है सबसे बड़ा हरामजादा, उसने ये सब किया है और मेरा नाम इस मामले में जोड़ दिया। अब तो उसने मेरी जान लेने के लिए आदमी भी मेरे पीछे लगा दिए, क्योंकि तब थाने में सिर्फ मैं ही था जब उसने ये सब किया। मैं मर गया तो आसानी से वो सारे इल्ज़ाम मेरे पर लगाकर खुद साफ बच जाएगा। तुम कहना चाहते हो कि तुमने ये काम नहीं किया? मोना चौधरी ने उसे घूरा। मैं क्या तुम्हें बलात्कारी लगता हूँ? मैडम, मैं पुलिस वाला हूँ, चोर उचक्का बलात्कारी हत्यारा नहीं। संभल कर बात करो। मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले सोचो कि तुम किसे क्या कह रही हो। महेश पाल गुस्से से भड़क उठा।
सोहन लाल मोना चौधरी को देखते हुए मामला समझने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनो, थापर महेश पाल से क्या उठा? मोना चौधरी का नाम सुना है? इश्तिहारी मुजरिम। हाँ, हमारे थाने में मोना चौधरी की फाइल भी पड़ी है, महेश पाल बोला। लेकिन आप, तुम्हारे सामने इस वक्त वही मोना चौधरी खड़ी है। सब इंस्पेक्टर महेश पाल हड़बड़ाकर मोना चौधरी को देखने लगा। तभी मोना चौधरी सख्त स्वर में कह उठी, अगर तुम झूठ बोले मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला है? महेश पाल संभले स्वर में कह उठा। मोना चौधरी ने उसे घूरा, तभी पता चलेगा जब तुम मामले की तह में जाओगे। जाओ, थाने में हुए बलात्कार और हत्या की छानबीन करो। मैं खुद चाहता हूँ कि करूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि सारा काम इंस्पेक्टर लोकनाथ ने। परंतु तुम्हें इस मामले में दिलचस्पी क्यों है? तुम ये सब पूछकर क्या करना चाहती हो? महेश पाल की आंखें सिकुड़ी। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह से मेरी बात हुई है, वो चाहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झांका। महेश पाल की आंखों में आतंक उभरा। तभी थापर ने गंभीर स्वर में कहा, डरो मत, कम से कम हमारी मौजूदगी में तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। मोना चौधरी ने तीखी निगाहों से थापर को देखा। जल्दी से अपना काम समाप्त करो, थापर बोला। मुझे और भी काम है मोना चौधरी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे ही सामने तुम उस आदमी को धमकी देने की कोशिश करो जो सुरक्षित तौर पर मेरे पास है। सोहनलाल सतर्क था कि कभी भी कैसी भी गड़बड़ हो सकती है। मोना चौधरी ने थापर पर से निगाह हटाकर महेश पाल पर टिका दी। लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, क्योंकि हो सकता है लोकनाथ झूठा हो, इसलिए अपनी तसल्ली करना चाहती हूँ कि असल मामला क्या है। अगर तुम मुझे सच बता देते हो तो तुम्हें बचा ले जाऊंगी। सच तो बताया मैंने। क्या? मैंने थाने में बलात्कार हत्या नहीं की। मैं तो उस रात बहुत व्यस्त था। लोकनाथ ने ये सब किया और मुझे आकर बताया कि थाने में ये सब हुआ पड़ा है। बेवकूफ़ समझता है मुझे, महेश पाल ने गुस्से से कहा। मोना चौधरी सोच भरी नज़रों से उसे देखती रही। सच कह रहे हो? कितनी बार पूछोगी? यहाँ क्यों छुपे पड़े? छिपू नहीं तो क्या करूँ? महेश पाल दांत पीस कर कह उठा। लोकनाथ ने बदमाशों को मेरे पीछे लगा रखा है। वो मेरी जान लेना चाहता है ताकि मैं उसके खिलाफ गवाही न दूँ। अब तुम्हें मेरी जान के पीछे लगा दिया कि मेरे से अभी तुम्हें खतरा नहीं, मोना चौधरी ने टोका। लेकिन याद रखना कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लोकनाथ को मैं तुम्हारे सामने ले आऊँ तो तुम्हें कोई ऐतराज़? ऐसा क्यों करोगी तुम दोनों को सामने खड़ा करके ये जानने की चेष्टा करूँगी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। मैं उसे अपने करीब नहीं देखना चाहता। वो मेरी जान, फिक्र मत करो। इस तरह वो तुम्हारी जान नहीं ले सकेगा। मैं जो कर रही हूँ सच को सामने लाने के लिए कर। तुम लोकनाथ को कैसे जानती हो? एकाएक महेश पाल ने पूछा। यूं ही अचानक बात हो गई। वो मेरा सागा नहीं है। मोना चौधरी थापर की तरफ पलटी। शाम को मैं लोकनाथ को इसके सामने लाना चाहती हूँ। मोना चौधरी, थापर उठ खड़ा हुआ। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इन बातों के लिए मैं बार बार यहाँ हूँ। इसका मामला बाके और रिश्तेदारों से वास्ता रखता है। बेहतर होगा तुम उनसे बात कर लो। वो शहर से बाहर है, बाकी रात तक वापस आ जाएगा। मोना चौधरी कुछ पल थापर को देखने के बाद बोली, तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोकनाथ को बुलाकर सामने कर दूँगी। यहाँ सोहनलाल तो है ही। इस बारे में तुम बाकी से बात कर लेना, थापर ने दृढ़ स्वर में कहा। इस वक्त मैं तुम्हारी जो सहायता कर सकता था कर दी। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े, फिर मुस्कुरा पड़ी। ओके चलो थापर। थापर ने सोहनलाल को देखा और मोना चौधरी के साथ बाहर निकल गया। थापर और मोना चौधरी में कोई खास बात नहीं हुई। कुछ आगे जाकर मोना चौधरी उतर गई। उसके बाद कार आगे बढ़ गई। थापर ने मोबाइल फ़ोन निकालकर सोहनलाल का नंबर मिलाया। हेलो। उधर से सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। सोहनलाल, थापर ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी चैन से बैठने वाली नहीं। वो महेश पाल को ले जाने की कोशिश भी कर सकती है। मैं तुम्हें एक पता बता रहा हूँ, महेश पाल को लेकर वहाँ पहुँच जाओ। मैं भी यही सोच रहा था। पता बोलो। थापर ने पता बताकर कहा। जितनी देर वहाँ रुकोगे उतना ही खतरे में पड़ते चले जाओगे। मैं अभी निकल रहा हूँ। सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हें मोना चौधरी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। थापर ने फ़ोन बंद कर दिया। कार तेज़ी से दौड़ी जा रही थी। मोना चौधरी ने इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह से मोबाइल फ़ोन पर बात की और एक जगह बुलाकर मिली। मैं महेश पाल से मिली थी, उससे बात हुई। वो क्या? लोकनाथ चौंका। महेश पाल कहाँ मिली तुम? जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी। वो कहता है कि बलात्कार और हत्या से उसका कोई वास्ता नहीं। ये काम लोकनाथ ने किया है। लोकनाथ के दांत भिज गए। झूठ बोलता है साला। लोकनाथ कुर्रा उठा। सब कुछ उसी ने किया है और मेरे सिर पर डाल दिया। मुझे तो लगता है ये काम तुमने ही किया है। मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झांका। तुम मेरी तरफ उंगली उठा रही हो? लोकनाथ गुस्से में उबल पड़ा। ऐसा तो नहीं कि महेश पाल ने तुम्हें मोटी रकम दे दी हो, इसलिए तुम उसके गुणगान कर रही हो? महेश पाल से मिलोगे? हाँ। दांत भिज गए लोकनाथ के। देखो तो हरामी का चेहरा, क्या वो कैसा लग रहा है हरामजादगी करके?
दिल तो करता है कि उसे अपने हाथों से। लोकनाथ, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी, अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम मरोगे। ये बात हम में पहले भी हो चुकी है, बार बार मत कहो। चलो महेशपाल के पास। मोना चौधरी लोकनाथ के गुस्से से भरे चेहरे को देखती कह उठी, महेशपाल भी तुम्हारा नाम सुनकर इसी तरह गुस्से में आया? तुम मुझे उसके सामने ले चलो। वो कहाँ है? कैसे मिला तुम्हें? चलो तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ, लेकिन उससे दूर रहना। उसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। जो भी बात करनी हो मुंह से करना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम में से कौन सच्चा कौन झूठा है। मैंने जो कहा वो सच है। वो भी सच्चा लग रहा था। मोना चौधरी गंभीर थी। तुम्हारा मतलब कि मैं झूठ बोल रहा? मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है वो मुझे सच्चा लग रहा था। इसका तो यही मतलब हुआ कि मैं झूठा हूँ मोना चौधरी। लोकनाथ के दांत भिज गए। मोना चौधरी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मोना चौधरी ने सोहन लाल के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दूसरी बार बजाई, तीसरी बार बजाई, परंतु कोई जवाब नहीं, कोई आहट नहीं। दरवाज़ा नहीं खुला। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गई। दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? बेचैनी में भरे लोकनाथ ने कहा, मेरे ख्याल में भीतर कोई नहीं है। वे लोग महेशपाल को यहाँ से ले गए। उन्हें लगा होगा कि मैं फिर यहाँ आऊँगी, और मैंने पहले ही कहा था। तुमने मेरी बात नहीं मानी कि महेशपाल ने बलात्कार और हत्या की है, तभी वो भाग। चुप रहो। मोना चौधरी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते सख्त स्वर में कह उठी, महेशपाल कहीं नहीं भागा। उसे वे लोग ले गए जिनके पास वो रह रहा था। वो लोग कौन है? मोना चौधरी ने थापर का नंबर मिलाया। बात हुई। हेलो। थापर की आवाज़ कानों में पड़ी। ये तुमने अच्छा नहीं किया थापर। मोना चौधरी विजय स्वर में कह उठी, 3 घंटे पहले सोहनलाल महेशपाल के साथ अपने फ्लैट पर था। अब वो यहाँ नहीं है। सोहनलाल महेशपाल को लेकर अपने आप तो कहीं जाने से रहा। वो तुम्हारी रजामंदी के इशारे के बिना कहीं नहीं जा सकता। थापर। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह के ऑटो से निकला। ये वही थापर तो नहीं जिसकी कार का नंबर? चुप रहो। मोना चौधरी ने दांत भींचकर उसे घूरा। लोकनाथ ने फौरन होठ बंद कर लिए। थापर तुम कौन है पास में? लोकनाथ, मतलब कि तुम उसे लेकर सोहनलाल के फ्लैट पर हो? मैंने कहा था कि मैं उसे महेशपाल के सामने। मैंने मना कर दिया था तुम्हें। मेरे सामने वक्त ऐसा है कि दोनों को सामने करना ज़रूरी। ये मेरा मामला नहीं है। थापर की आवाज़ कानों में पड़ी। सोहनलाल और महेशपाल तुम्हें नहीं मिलेंगे। उनसे मिलना हो तो बाकी से बात कर लेना। मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। मोना चौधरी का चेहरा कठोर हो उठा। तुम जानबूझकर महेशपाल को मेरे से दूर कर रहे? मोना चौधरी, मैं तुम्हारी खातिर कुछ देर के लिए इस मामले में आ गया था। ये मेरा मामला नहीं है। जिन्होंने महेशपाल को सोहनलाल के यहाँ छोड़ा है, बेहतर है तुम उससे ही बात। बाकेलाल राठौर से मेरी बात कैसे होगी? कुछ चुप्पी के बाद थापर की आवाज़ कानों में पड़ी। कल सुबह 11 बजे बाकी तुम्हें सोहनलाल के फ्लैट पर ही मिलेगा। वक्त पर पहुँचना। थापर, तुम बात को बढ़ा रहे जबकि बात कुछ भी नहीं है। मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा, तुम महेशपाल को ख़त्म भी कर सकती हो। ये तभी होगा जब उसने बलात्कार और हत्या की होगी। मोना चौधरी के सर में बेहद सख्ती आ गई। मुझे कुछ मत कहो, कल बाकी से बात कर लेना। इसके साथ ही थापर ने फ़ोन काट दिया। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद किया। दांत भिज गए थे उसके। क्या हुआ? लोकनाथ के ऑटो से निकला। अभी तो कुछ नहीं हुआ। मोना चौधरी सर्द स्वर में बोली, जो होगा कल होगा। देवराज चौहान ने अगले दिन विष्णु साय को फ़ोन किया। हेलो, पहचाना मुझे? 2 पलों की चुप्पी के बाद विष्णु साय की आवाज़ कानों में पड़ी। नहीं पहचाना। कौन हो तुम? कल हम मिले थे और ओ तुम वही हो जिसका एक्सीडेंट हुआ था? मैंने तुम्हें धक्का देकर बचाया। हाँ, वही हूँ मैं। तुम्हारा नाम देवराज चौहान है ना? तुमने यही बताया था। हाँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। कुछ सोचा तुमने कि उस ज़मीन की खुदाई? मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा ये काम कर दूँ। पहले वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। क्यों नहीं, जब कहो मैं काशीपुर चलने को तैयार हूँ। विष्णु साय का स्वर कानों में पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव के लोगों ने ही वहाँ गड़बड़ कर रखी है। जो भी ज़मीन पर काम शुरू करता है वो उसे मार देते। इस तरह कोई नहीं मार सकता किसी को। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि गांव के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि भारी ज़मीन के लिए वो यूं ही किसी की जान लेते रहें। कोई बात है कि जो किसी को समझ नहीं आ रही। देवराज चौहान ने कहा। कैसी बात? यही तो जाकर देखना है। कब चलते हो? मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, तुम चलने को तैयार रहो। मैं तैयार ही हूँ। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं, मैं 2-3 घंटों में तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। सुनो, विष्णु साई की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, कहीं वहाँ वो ई तो चक्कर नहीं? कैसा चक्कर? वो भूत प्रेत वाला मामला? ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भूत प्रेत का टोटका जानते हो क्या? विष्णु साय, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो कोई तुम्हारे काम के लिए आगे नहीं आएगा। ठीक कहते हो। विष्णु साय के गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। 2-3 घंटों में फ़ोन करोगे? हाँ। तुम्हारी कार तो कल पिचक गई थी।
मेरे पास बड़ी वाली विदेशी वैन है, 20-25 लोग उसमें आ जाते हैं। ड्राइवर को वैन तैयार करने को कह देता हूँ। कितने लोगों को साथ ले जा रहे हो? पता चल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा और रिसीवर रख दिया। सामने बैठे जगमोहन ने कहा, अभी चलना है? मेरा मतलब है कि आज। हाँ, यहाँ भी हमें फुर्सत है, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वहाँ करेंगे क्या? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा और सोच भरे सर में क्या उठा। वहाँ देखना पड़ेगा कि मामला क्या है। वहाँ काम करने वाले ठेकेदार यूँ ही नहीं मर सकते। कोई बात तो बीच में होगी जो किसी को समझ नहीं आ रही। सबसे पहले उसी बात को समझना। हो सकता है विष्णु साय से जलने वाला कोई व्यक्ति वहाँ काम करने वालों की जान ले लेता हो कि वो वहाँ कुछ नहीं बना। यहाँ हम यूँ ही बातें कर रहे हैं, असल बात तो वहाँ जाकर ही पता चलेगी कि। तभी फ़ोन की बेल बजी। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, कैसे हो? थापर की आवाज़ कानों में पड़ी। थापर? देवराज चौहान के होठों से निकला। ओह, हम कई महीने बाद बात कर रहे हैं। हाँ, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। सब काम ठीक से कर रहे हो? कोई परेशानी? देवराज चौहान ने कश लिया। सब ठीक है। मोना चौधरी के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया। थापर की आवाज़ कानों में पड़ी। 2 पल के लिए देवराज चौहान के होठों से कुछ ना निकला। मोना चौधरी? एकाएक देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे। सामने बैठा जगमोहन भी संभल कर बैठ गया। हाँ, 2 घंटे पहले मैं उसके साथ ही था। देवराज चौहान के होठों में सिकुड़न आ गई थी। बात क्या है? दूसरी तरफ से थापर बताने लगा कि मामला क्या है। देवराज चौहान ने सुना। सामने बैठा जगमोहन भी समझ रहा था कि उधर से थापर कुछ खास कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि मोना चौधरी महेश पाल को लिए बिना मानेगी। पूरी बात बताने के बाद थापर गंभीर स्वर में क्या उठा। वैसे सोहनलाल और महेश पाल को मैंने सुरक्षित जगह भेज दिया है। मोना चौधरी अब कहाँ है? मालूम नहीं। कल वो 11 बजे सोहनलाल के फ्लैट पर बाकी से मिलने अवश्य आएगी। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। जगमोहन सतर्क सा देवराज चौहान को देखे जा रहा था। वो इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह कहाँ रहता है? देवराज चौहान ने चुप्पी तोड़ी। मालूम नहीं, लेकिन उसके बारे में महेश पाल से पूछकर बताया जा सकता है। पूछकर बताओ, मैं फ़ोन के पास ही हूँ। देवराज चौहान ने कहा और रिसीवर रख दिया। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदल कर पूछा, क्या हुआ? देवराज चौहान ने सारी बात बताई। मेरे ख्याल में जगमोहन हालातों को समझता फ़ौरन क्या उठा। हमारे इस मामले में आने की क्या ज़रूरत है? सोहनलाल को मोना चौधरी की वजह से अपनी जगह छोड़नी पड़ी है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अगले 1-2 दिन में मोना चौधरी सोहनलाल पर हमला भी कर सकती है कि उसे महेश पाल नहीं दिया जा रहा। जगमोहन ने होंठ सिकोड़कर पुनः पहलू बदला। हमें जब मोना चौधरी सोहनलाल के पास देखेगी तो समझ जाएगी कि यह मामला इतना आसान नहीं। मेरे ख्याल में जगमोहन बात खत्म करने वाले अंदाज में क्या उठा। हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। सोहनलाल खुद ही सब संभाल लेगा। उसके साथ थापर, बांके और रुस्तम राव हैं। हमारे पास वक्त है। काशीपुर हम 2 दिन बाद भी जा सकते हैं। देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मैं नहीं चाहता कि मोना चौधरी सोहनलाल को परेशान करे। जगमोहन नहीं चाहता था कि देवराज चौहान मोना चौधरी के सामने पड़े। झगड़ा बढ़ जाने का खतरा था। तभी फ़ोन की बेल बजी। कहो, देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ थापर था। उसने बताया कि इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह कहाँ मिल सकेगा। ठीक है। सुनने के बाद देवराज चौहान ने कहा, मैं सोहनलाल के फ्लैट पर कल 11 बजे पहुँचूँगा। 11 बजे ही मोना चौधरी ने वहाँ पहुँचना है ना? हाँ, सोहनलाल से कहना कि 11 बजे तक अपने फ्लैट पर पहुँच जाए, मैं वहीं मिलूँगा। सोहनलाल को वहाँ पहुँचने को कहूँ? थापर का व्याकुल सर देवराज के कानों में पड़ा। हाँ, मेरे ख्याल में तुम्हारे इस तरह वहाँ पहुँचने से मोना चौधरी के साथ झगड़ा हो। कल 11 बजे मैं सोहनलाल के फ्लैट पर आऊँगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा और रिसीवर रख दिया। तुम्हारे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वो सोहनलाल को परेशान कर रही है। देवराज चौहान उठते हुए बोला। इंस्पेक्टर लोकनाथ सिंह से मिलकर आता हूँ। लेकिन देवराज चौहान बाहर की तरफ बढ़ गया। मैं भी साथ चलता। देवराज चौहान नहीं रुका और बाहर निकल गया। जगमोहन ने होंठ भींच ली। वो समझ गया कि कल देवराज चौहान और मोना चौधरी में झगड़ा हो सकता है। लाख कोशिश करके भी वो देवराज चौहान को सोहनलाल के फ्लैट पर जाने से नहीं रोक सकेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवदासी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।